दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो क्या है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसमें हम लोग आपको 2 लेक्चर पहले ही दे चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में जो भी चीज आती है, जो भी टॉपिक्स आती है, उस सारे चीजों के बारे में आपको बताए हुए हैं डिटेल से। अभी यहाँ पे आप अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वो देख लीजिए, फिर आके आप यहाँ पे इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि उसमें जो चीज पढ़ाया गया उसके आगे जो भी टॉपिक्स आती है उसके बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। और आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं कि चैप्टर 1 काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, काफी अच्छा से तैयारी करिए, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आप ये समझिए कि आपका ऑलमोस्ट बिजनेस स्टडी का बहुत सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, हाफ से ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यही सारा चीज तो आपको आगे और डिटेल में पढ़नी है। तो वही सारा चीज जो है आपको शॉर्ट में यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में दिया रहता है, तो हम आपको सारा चीज डिटेल में बता देंगे, तो यहाँ पे ये फायदा हो जाती है। और अगर आप कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़े हैं या फिर आप पढ़े भी हैं तो सही से समझ में नहीं आए हैं, या फिर आप हमारे से ही पढ़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे पूरा चैप्टर सारा टॉपिक्स आपको अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करवाया जाएगा। और अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, कैसा लगता है हमारा लेक्चर्स वो आप नीचे कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही हम आपको क्लासेस उतनी जल्दी प्रोवाइड करते हैं। कैसा लगता है हमारा क्लास ये आप नीचे हमें बताइएगा, कितना हेल्प करता है हमारा ये क्लास आपके एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए वीडियोस को, क्योंकि कॉमर्स में स्टूडेंट कम है, हम आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो स्टूडेंट को और भी स्टूडेंट को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पूरे इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो अभी यहाँ पे पढ़ना है हमें प्रबंध के कार्य यानी फंक्शन क्या क्या होती है। प्रबंध तो हम लोग जान गए कि प्रबंध क्या होती है, उसके बाद अभी हम लोग को जानना है इसके कार्य क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होती है। देखिए प्रबंध के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा बुक से नॉलेज ले लेते हैं, बुक से थोड़ा सा हम आपको पढ़ के बता देते हैं, फिर हम आपको अपना लैंग्वेज में जैसे बताते हैं वैसे ही बताएंगे, कोई डाउट नहीं है। पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे 1916 में हेनरी फ्योल्जी जो थे, हेनरी फ्योल्जी वो जो है इसका प्रतिपादन किए, इसके बारे में बताया, प्रबंध के कार्य के बारे में। और जितने भी विद्वान है ना दोस्तों, बिजनेस स्टडी में क्या हुआ है ना, बहुत सब में मतभेद चलता है। जैसे होता है ना, एक क्लास को दूसरा बच्चा पसंद नहीं आता है, एक क्लास में 2-3 बच्चा बैठा हुआ वो टॉपर है और आप फेलियर है, मतलब सॉरी आप फेलियर नहीं है, मतलब 2 स्टूडेंट मान ले, एक जो है फेलियर स्टूडेंट, मतलब कम पढ़ते हैं, मतलब कमजोर स्टूडेंट है, और एक बहुत टॉपर स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जलते रहता है, होता है कि वो कैसे इतना पढ़ रहा है, तो बेसिकली क्या है वो मेहनत कर रहा है तब उतना अच्छा पढ़ रहा है, तो इसलिए आपको भी पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है ना कि अलग अलग जो विद्वान थे वो अलग अलग राय दिए, कि कोई बोले प्रबंध के कार्य जो है 5 होते हैं, कोई 2 बोले, कोई 3 बोले, कोई 4 बोले, तो ऐसे चलता रहा। लेकिन आपको यहाँ पे जो फाइनल जो आपको पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं, और फाइनल जो आपको पढ़ना है वो क्या है, 5 प्रकार प्रबंध के। अब यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं ये प्रबंध के कार्य आखिर होते क्या हैं। प्रबंध के कार्य के प्रकार तो हम लोग देखेंगे, जितने भी इसके फंक्शंस है उसको तो हम लोग देखेंगे, आखिर प्रबंध के कार्य होते क्या हैं, टीचर पढ़ाए हैं नहीं ना। अभी हम आपको बताते हैं प्रबंध के कार्य। आपसे पूछेंगे कि प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, आप कहने लगोगे नियोजन होता है, संगठन होता है, नियुक्तिकरण होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है। नहीं भाई, अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, उसके अनुसार आप देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए एक सेठ जी हैं, उनका जो है मतलब एक लकड़ी का दुकान है, लकड़ी का दुकान है, व्यवसाय वो चला रहे छोटा सा, और वो जो है मतलब एक श्रमिक के साथ में, एक श्रमिक है और एक वो है, मतलब दोनों मिलके व्यवसाय चलाते हैं, और श्रमिक जो है कुर्सी और मेज बनाता है, और वो जो है सेठ जी जो है वो गल्ला पे बैठते हैं और खुद ही झाड़ू लगाते हैं, दुकान साफ करते हैं, और कस्टमर जो आते हैं उससे भी बात करते हैं सामान बेचने के लिए। तो यहाँ पे सब काम सेठ जी करते हैं, और ये श्रमिक का जो काम है लकड़ी बनाना, मतलब सॉरी कुर्सी बनाना, मेज बनाना, इसका काम है। तो अब यहाँ पे ऐसे व्यवसाय चलने लगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ ना कि वो जो श्रमिक था बहुत ही टैलेंटेड था, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। वो क्या किया कि बहुत ही अच्छा यूनिक डिजाइन बनाने लगा, कुर्सी जो बनाया वो बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाने लगा। अब क्या हुआ, वो मार्केट में जब लोग जो खरीद के ले जाते थे ना, रास्ते में उससे पूछते थे ये कहाँ से लिए हो, ऐसा इतना अच्छा, और दाम पूछते थे, दाम भी कम रहता था।
तो क्या हुआ, ज्यादा उसके पास कस्टमर आने लगी, ज्यादा डिमांड बढ़ने लगा, तो ऐसे में क्या हुआ कि उनका व्यवसाय बढ़ने लगा, लाभ ज्यादा हुआ, बिक्री ज्यादा हुआ, तो अब उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। सेठ जी सोचे कि भाई यहाँ तो डिमांड एक दिन में 10 कुर्सी का आ रहा है, हम तो सिर्फ 4 बना पा रहे हैं, 6 कस्टमर लौट रही है, तो ऐसे में सेठ जी को लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, जितना लोग आ रहे हैं कम से कम उतने को तो मतलब कुर्सी दे। तो यहाँ पे क्या किए, वो अलग अलग लोगों को बुलाए कि आप जो है हमारे यहाँ काम करो। ऐसे में क्या हुआ, उनका व्यवसाय का विस्तार हुआ, और वो जो है कुछ और लोग को रखे, और वो और लोग जो है आए, तो वो अपना सबको अपना अपना अलग अलग कार्य सौंपे। तो यही जो है यहाँ पे क्या हो गई, प्रबंध का कार्य हो गया। मतलब यहाँ पे जो अंदर में सेठ जी जो है मतलब अपना गल्ला संभालने लगे, उसके बाद वो जो व्यक्ति था वो अपना क्या करने लगा, काम करने लगा, एक मेज बनाने लगा, एक कुर्सी बनाने लगा, एक उसको देखने लगा। तो यही सब क्या हो गया, प्रबंध के कार्य हो गए हैं। क्लियर, प्रबंध के कार्य क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रबंध के कार्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है और क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझिए बहुत अच्छा से आपको आगे का चैप्टर्स में हेल्प मिलने वाला है। देखिए सबसे पहला प्रबंध के कार्य जो है, फंक्शंस जो है, नियोजन है, प्लानिंग। यहाँ पे प्रबंध के कार्य कितने हैं, 5 प्रकार है, 5 कार्य हैं। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और 5वां नियंत्रण। आज हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको एक एक टॉपिक के बारे में, नियोजन क्या होती है, संगठन क्या होती है, नियुक्तिकरण क्या होती है, निर्देशन क्या होती है, नियंत्रण क्या होती है, आपको आज के आज अभी इस वीडियो में आपको पूरा याद हो जाएगा। मेरा आप मानिए लिख के ले लीजिए, आपको याद हो जाएगी। कैसे, टीचर से नहीं होता है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में इतना जब हम भी पढ़ रहे थे नहीं हो पाई थी। अभी यहाँ पे बात करते हैं नियोजन, प्लानिंग क्या होती है। प्रबंध के कार्य में पहला जो प्रकार है नियोजन। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक बुक का शॉप खोलना चाहे, ठीक है, एक बुक का, मान लीजिए एक एग्जांपल लिए कि आप एक बुक का शॉप खोलना चाहे, आपका एक दुकान होगा। आप ये कल्पना किए, आप ये सोचे कि आपका आगे एक दुकान होगा बुक का, बड़ा सा स्टोर होगा, बहुत बड़ा। तो आप सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लिए कि आपको क्या करना है, ठीक है, ये डिसाइड कर लिए आपको क्या करना है, मतलब बुक का दुकान खोलना है। दूसरा, आपको कहाँ करना है, आप ये सोच लिए कि अभी तो हम गांव में रह रहे हैं लेकिन हम खोलेंगे मार्केट में, वो भी कॉलेज के बगल में। तो आप स्थान भी डिसाइड कर लिए कि कॉलेज के बगल में खोलेंगे तो बिक्री ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप एक तो आपको बुक का दुकान खोलना है, आपको कॉलेज के बगल में खोलना है, स्थान भी डिसाइड कर लिए। अब आप ये सोचोगे कितना बुक रखना है, उसके लिए कितना पूंजी लगेगा, आप पूंजी का भी डिसाइड कर लियो। कितने समय के लिए हमें दुकान खोलना है, आप सोचे नहीं यार ये दुकान हमेशा चलते रहे, हम छोड़ के जाए तो मेरा बेटा चलाए, या फिर जो भी अच्छा लोग हैं जो इसको संभाल सके प्रॉपरली, तो उसको हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये सोचे, तो आप इसको मतलब सब डिसाइड कर लिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, सब आप डिसाइड कर लिए ना। तो यही जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, प्लान। और वही क्या होती है, नियोजन होती है। प्लानिंग मतलब नियोजन। क्लियर, आप जो है अभी यहाँ पे डिसाइड किए हो कि आपका बुक का दुकान खोलना है, यही सब क्या हो गया, ये प्लानिंग हो गया। इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। नियोजन का अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। मतलब आप अभी बुक का दुकान खोले नहीं हो ना, आप बस सोच विचार कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही हो गया यहाँ पे नियोजन। अब आगे हम बात करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं से कोई डाउट है पूछिए, आपके पास नीचे जो ऑप्शन है इसी के लिए, डाउट पूछने के लिए है ना। उसके बाद देखिए संगठन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। चलिए अब इसको भी देखते हैं। प्रबंध का ये दूसरा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है संगठन। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करने से है। देखिए मैत्रीपूर्ण समायोजन का मतलब क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको जो लिए थे, सेठ जी, और सेठ जी का बिजनेस था लकड़ी का। अब क्या हुआ कि उनका व्यवसाय बड़ा होने लगा। अब क्या किए, वो अलग अलग लोगों को लाए और यहाँ पे एक लोग को बता दिए कि भाई तुम जो है कुर्सी बनाओगे, तुम मेज बनाओगे। अब दोनों में लड़ाई ना हो, सब समन्वय अच्छे से काम करे, वही हो जाती है मैत्रीपूर्ण समायोजन। और सामूहिक रूप से जितने भी लोग आए उसमें मान लीजिए वो मेज बनाने वाला, एक कुर्सी बनाने वाला, एक आए पर्यवेक्षण करने वाले कि मतलब ये दोनों सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, एक आया एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो मतलब सेठ जी इन सारे लोगों को रखे, अपॉइंट किए, मतलब एक तरीके से उनके अंदर वो कर्मचारी हो गए।
थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन सब के बीच में उन सब का एक लक्ष्य, वो एक दो सब जो है समूह हो गए और उन सब का एक लक्ष्य था कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में उनका ये जो है लकड़ी का शॉप होना चाहिए। तो वो इनका एक लक्ष्य हो गया और उसके लिए एक उद्देश्य उनको मिल गया और उसको प्राप्ति करने के लिए सभी लोग विभिन्न विभिन्न अंग के जो है श्रमिक हैं, चाहे पर्यवेक्षक हैं, चाहे मालिक जो है अपने सेठ जी जो हैं, सब मिलके जो है मैत्रीपूर्ण समायोजन करके और अपना जो है मतलब उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे संगठन हो जाती है कि मतलब सारे लोग मिलके एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो यही संगठन हो जाती है। क्लियर? तो नियोजन आपको समझ में आ गया कि क्या किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेना कि क्या करना है, कब करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कैसे करना है, कितने समय के लिए करना है, कितना पूंजी लगेगा, ये सारा चीज का डिसीजन नियोजन कहलाती है। क्लियर? संगठन आपको हो गया कि टोटल बहुत सारे लोग एक साथ आ गए और सब मिलके एक उद्देश्य को चुने और उसके लिए काम करने लगे, संगठन कहलाती है। उसके बाद नियुक्तिकरण क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, चलिए अब इसको जानते हैं। सेठ जी का एग्जांपल लिए थे, सेठ जी का। तो अब देखिए सेठ जी क्या किए, उनका व्यवसाय बहुत बड़ा होने लगा, बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा। अब वो क्या किए, और भी लोगों को रखे, 4 रख दिए कुर्सी बनाने के लिए, 4 रख दिए मेज बनाने के लिए। बहुत बड़ा बिजनेस होते जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे एक एक सेंटर पे, मतलब एक शहर में वो रखे मात्र 4, उसके बाद अलग शहर में अलग लोग हैं, मतलब और अपॉइंट करके रखे हुए हैं। तो एक एक जगह पे वो 4-4 लोग रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हुए, वो जो है एक इंटरव्यू रखे कि मतलब अगर जो है मतलब सब लोग आओ और जो कुर्सी अच्छा बनाएगा उसको हम यहाँ पे नियुक्त कर लेंगे, अपने कंपनी में रखेंगे और अच्छा खासा सैलरी देंगे, अच्छा खासा पैकेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग आए और देखे ए नाम का व्यक्ति जो है बहुत अच्छा चेयर बनाया, यूनिक डिजाइन बनाया। वो सेठ जी बोले आ जाओ तुम, ए भाई आ जाओ तुम मेरे कंपनी में आ जाओ। एक उधर देखे बी जो है बहुत अच्छा मेज बना रहा है, तो उसको भी बोले भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम मेरा आवश्यकता को पूर्ति कर दोगे। तो उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसको सिलेक्ट करिए, मतलब ए को बी को सिलेक्ट कर लिए ना, उसकी योग्यता था। तो यहाँ पे वही हो जाती है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना एवं उसे भरे रहने देना। अब यहाँ पे था क्या, उनके पास 4 चेयर ही बना पाते थे, वो पूरे दिन में मात्र 4 चेयर बना पाते थे। लेकिन अब क्या है कि उनका डिमांड तो 10 होने लगा था और उससे ज्यादा बढ़ने लगा था, 10-12 आने लगी थी। तो यहाँ पे ये जो 6-8 चेयर जो है के लिए कस्टमर जो लौटते थे, अब वो पूर्ति हो जाएगी क्योंकि इतने सारे स्टाफ ला दिए जो काम करेंगे, जो कुर्सी बनाएंगे, मेज बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गई कि अपना ये नियुक्तिकरण कर लिए इतने सारे लोगों को। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि नियोजन क्या होती है, संगठन क्या होती है, नियुक्तिकरण। किसी व्यक्ति की उसकी योग्यता के अनुसार उसे पद देना नियुक्तिकरण कहलाती है। क्लियर? आगे यहाँ पे चलिए देखते हैं निर्देशन क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधनों को निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करने से। चलिए अपना लैंग्वेज में समझते हैं ना, क्या रखा है बुक का लैंग्वेज में। निर्देशन क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, निर्देश। हाँ, क्या एग्जाम्पल से आपको समझाया बताइए। चलिए एक बहुत बड़े बड़े शहर में क्या होती है कि लोग किसी से रास्ता पूछते हैं तो बहुत जगह गलत बता देते हैं ना, बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं। आपको जाना रहेगा ईस्ट, आपको बता देंगे वेस्ट जाओ। तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। देखो मान लो आपके पास एक व्यक्ति आया, साइकिल से था और वो आपसे आके पूछा कि भाई हमें वहां जाना है, उस दुकान पे कैसे जाए, मतलब आपको एक दुकान का नाम बताया, बोला उस दुकान पे जाना है, हमें कैसे जाए। तो आप यहाँ पे बोले कि देखो तुम जो है ऐसा सीधे जाओगे तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा तुमको, एक काम करो ना, तुम ये गली से चले जाओ, गली से जाओ सीधे और लेफ्ट ले लेना, तुम उस दुकान पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे उसको निर्देश दे रहे हो, आप लोग वहां पे निर्देश दे रहे हो उसको कि तुम इस गली से जाओ, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, सीधे जाके लेफ्ट ले लेना, तो आप उसको निर्देश दे रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज आ जाती है कि एक संगठन जो बनाए हैं और लोगों का ग्रुप जो बना है, इसके यहाँ पे नियुक्तिकरण करके एक ग्रुप जो बनाए हैं उसको हम लोग निर्देश देंगे ना, उसमें जितने भी एक संगठन में मानव संसाधन है, जितने भी श्रमिक है, जितने भी कर्मचारी हैं, उसको निर्देश देंगे कि क्या करना है, उसको मार्गदर्शन करेंगे, उसको संदेश वाहन देंगे। संदेश वाहन का मतलब क्या होता है, संदेश वाहन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर जानकारी है तो उसको पहुंचाना दूसरे को, मतलब सही नॉलेज सबको होना चाहिए। तो यहाँ पे संदेश वाहन के बारे में आगे जो है अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी बस यहाँ पे आप ये अच्छे से जान लो, संदेश वाहन का मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ पे अगला जो है नियंत्रण होती है। आपको नियोजन समझ में आ गई, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन। अब आती है लास्ट
नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये प्रबंध के कार्य का 5वां और सबसे अंतिम कार्य है और ये काफी महत्वपूर्ण कार्य है। ये सभी स्तरों पर लागू होती है प्रबंध के, और इसकी विशेषता ये है, बहुत सारी विशेषता है जो कि हम एक एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। नियोजन का एक चैप्टर है, संगठन का एक चैप्टर है, नियुक्तिकरण का चैप्टर है, निर्देशन का एक अलग से चैप्टर है, नियंत्रण का भी एक अलग से चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, नियंत्रण किसी चीजों को, जैसे मान लीजिए वो सेठ जी जो मतलब रखे थे इतने सारे लोगों को, अब वहां पे एक व्यक्ति को रख दिए, मतलब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को रख दिए कि तुम नियंत्रण करो इस चीज पे, कोई भी चीज पे, मतलब जैसे मतलब जो ये सब कर्मचारी हैं ये सब सही से काम करे या नहीं कर रहे हैं। मतलब मान लो एक दिन गए सेठ जी कारखाना में कि लोग काम कर रहे हैं ना, मेरे यहाँ जो इतने सारे श्रमिक वगैरह हैं सब काम कर रहे हैं सही से या फिर नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सेठ जी जो गए एक बार कारखाना में, तब वहां पे देखते हैं कि एक जो मतलब कर्मचारी जो एक को जो भर्ती किए थे, नियुक्ति किए थे, वो क्या किया कि मतलब जो चेयर बना रहा था बहुत सारा लकड़ी बर्बाद कर दे रहा था, कटा कुटा लकड़ी फेंक दे रहा था। तब सेठ जी उसको बिगड़े, बोले भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कितना महंगा लकड़ी है, तुम ऐसे फेंकोगे। तो वो जो है मतलब उसको बताया कि इसको जोड़ जोड़ के ऐड कर दो, उसी में लगा दो, इसको फेंको मत। तो वहां पे क्या किया, वो नियंत्रण कर रहे हैं उस चीज पे, उतनी कीमती चीज संसाधन पर नियंत्रण कर रहे हैं। जितने भी कम से कम संसाधन पे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, यही तो प्रबंध होती है। और नहीं तो मतलब 1 लाख खर्च कर दो, 10 लाख खर्च कर दो, काम होगा ही ना होगा, मतलब ऐसा खर्च करोगे कि काम तो हो ही जाएगा। लेकिन प्रबंध का यही काम है कि कम से कम पूंजी में और सही से सही तरीके से जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पे प्रबंध का ये मतलब होता है। और प्रबंध का यहाँ पे कार्य जो होती है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रबंध के कार्य क्या होती है, तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना है प्रबंध के कार्य मतलब ये होती है, उसके बारे में अच्छे से लिख देना कि प्रबंध से मतलब लोगों को समय की बचत होती है। ये सारा चीज आप अच्छे अपने मन से लिख देना। आपको प्रबंध के कार्य के बारे में आज इतनी तो डिटेल हम आपको दिए, सेठ जी का एग्जांपल दिए। उसके बाद आप यहाँ पे पहला लिख दे देना नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और 5वां नियंत्रण। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख देना। अब चलिए हम लोग आगे अगला टॉपिक को अच्छे से देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे अगला टॉपिक को देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझिए, जो हम लोग अगले चैप्टर उसको देखेंगे, ये सारा चीज एक चैप्टर है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, इस सब के बारे में अच्छे से जानेंगे उस चैप्टर में। इसके बारे में और भी बहुत सारा चीज हमें पढ़ना है। उसके बाद निर्देशन, चलिए इसके बारे में अभी ही थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं। और उसके बाद नियंत्रण का भी एक अलग से चैप्टर है जिसमें अच्छे से और भी डिटेल से इस चैप्टर को जानेंगे हम लोग। यहाँ पे जो बात करें निर्देशन के बारे में, चलिए थोड़ा सा इसको और भी डिटेल से जानते हैं। निर्देशन के अंतर्गत यहाँ पे जो है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग, इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधनों को निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करने से। आप किसी व्यक्ति को रास्ता, गली वाला रास्ता सजेस्ट कर रहे हो कि इससे जाओगे, सीधे जाके लेफ्ट जाओगे, आप दुकान पे पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे, आप निर्देश दे रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे भी निर्देश देना रहता है। जो समूह में जो लोग काम कर रहे हैं एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसको भी निर्देश दिया जाता है। यहाँ पे जो है निर्देशन के अंतर्गत निम्न 4 क्रियाएं सम्मिलित होती है। निर्देशन के अंतर्गत कितने, 4 क्रियाएं जो है, 4 जो है कार्य है वो सम्मिलित होते हैं इसके अंदर। पहला जो है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन होती है, पर्यवेक्षण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसका अर्थ अधीनस्थों से कार्य पर निगरानी रखना। पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अधीनस्थ दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं या नहीं। एक चीज यहाँ पे देखो, कार्य पर निगरानी रखने के लिए, अधीनस्थ का मतलब यहाँ पे क्या होती है, आपके माइंड में ये सवाल आया हो गया, अधीन, आपके अधीन, मतलब आपके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको बताते हैं एक काम, आप देखिए, सेठ जी जो थे बहुत बड़ा बिजनेस अब उनका हो गया, पता है आपको, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। अब आपको वो अपॉइंट करना चाहते हैं, नहीं सर, आप बोलोगे नहीं सर, हम नहीं किसी के यहाँ काम करेंगे, हमें घर में पापा मम्मी के पास बहुत पैसा है, हम ऐसे ही काम चले जाएगा, मेरा कोई जरूरत नहीं है सर। बात मानो मेरा, कितना सैलरी आपको दे रहे हैं, 1 लाख पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, नहीं सर उससे क्या, 1 लाख में हम बिक जाएंगे, हम दूसरे के यहाँ काम करेंगे, नहीं सर। अच्छा एक काम करो, 10 लाख दे रहे हैं, ठीक है, 10 लाख आपको सैलरी दे रहे हैं सेठ जी, और इसमें आपको काम क्या देंगे। अब आप कहोगे चलो सर कर लेंगे, 10 लाख वैसे भी अगर बैठने वाला काम होगा तो कर सकते हैं सर। देखो यहाँ पे आपको काम दिया गया कि आपके अंदर व्यक्ति, मतलब जो आप एक सेठ जी के दुकान पे गए, बड़ा सा व्यवसाय अब हो गया है उनका एक शहर में, आपको एक शहर का काम दिया गया
और यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जो आपके अंदर आप लोग आ गए जो एक मेज बना रहे हैं, एक चेयर बना रहे हैं, एक और चौकी बना रहे हैं, एक बेंच बना रहे हैं, अलग अलग लोग आ गए हैं। अब आपको देखना है, उस पर निगरानी रखना है, उसके कार्यों पर निगरानी रखना है। अब ऐसा भी ना हो कि मतलब जैसे अगर दो व्यक्ति बैठा, अब दोनों बैठ के मतलब गाना गाया जा रहा है कि तू भी सताया जाएगा, गाना गा रहा है कि तू भी सताया जाएगा, दोनों बैठा, दो व्यक्ति आ गया, मतलब एक मेज बना रहा है, एक चेयर बना रहा था, दोनों बैठ गया एक जगह, गाना गा रहा है तू भी सताया जाएगा। आप उधर से आए, आपको तो सेठ जी 10 लाख रुपया पर मंथ दे रहे हैं, आप आए, आप बोले भाई किसको सताएगा, तुम हमको बोल रहा है? हाँ हाँ तुम हम ही को बोल रहे हैं। नहीं, वो बोला, दोनों बोला नहीं नहीं सर आपको नहीं बोल रहे हैं, हम बस ऐसे बैठे हुए थे, अपने पुराने जमाने के कुछ लोग थे हमारे, उसको याद कर रहे हैं जो हमें सताए थे, उस फिर से वो सताएं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं सर। तो आप बोले कि भाई एक बात बताओ, तुम दोनों को यहाँ पे गाना गाने के लिए हम लोग अपॉइंट किए हैं, सेठ जी इतना रुपया तुम लोग को दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं खाने के लिए, जाके काम करो। आप उसको यही बोलोगे ना, क्योंकि सेठ जी आपको भी पैसा दे रहे हैं कि उस पर निगरानी रखने के लिए कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जो सेठ जी काम दिए हैं उसको, वो उस काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जो आप उसको निर्देश दिए हैं कि जाओ काम करो, आपके आज्ञा का पालन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। और वो अगर नहीं कर रहा है तो उसको जॉब से निकालो। सेठ जी को बोलो कि सर वो काम नहीं कर रहा है, उसको निकालिए जल्दी से। तो ये सब आप काम किसका होता है? पर्यवेक्षण का होता है, सुपरविजन। जिसका विजन ही सुपर हो तो वो हो जाती है सुपरविजन, सर्वेक्षण। आपका पर्यवेक्षण यहाँ पे क्या हो जाती है, आपको पर्यवेक्षण का काम मिला, आप पर्यवेक्षक हो गए। यहाँ पे आप देखोगे, निगरानी रखोगे कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति जो है, जितने भी आपके अंदर अधीनस्थ हैं, आपके अधीन जितने भी व्यक्ति हैं, वो आज्ञा का, आपके निर्देश का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उसको जो काम सौंपा गया वो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। होप आपका यहाँ पे पर्यवेक्षण का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होती है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन नाम से ही पता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। मतलब एक जो सूचना है इसको, और जो समझ है, सूचना और समझ जो है इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो यही हो जाता है कम्युनिकेशन। जैसे आपके पास एक मैसेज आया कि एजुकेशन बाबा ऐप पे बहुत सारा कोर्स लॉन्च हुआ है और बहुत ही कम फीस पे। अब आप इसको दूसरे लोगों को भेजोगे, मैसेज को भेज दिए दूसरे लोगों को, वहां पे क्या हो गया, आपके पास एक सूचना मिली ना, आपके पास एक सूचना मिली और आपको समझ भी मिला कि नहीं एजुकेशन बाबा तो भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास समझ भी है, तो आप उसको अपने से, मतलब आप एक व्यक्ति हुए, आप अपने से उसको, उस मैसेज को दूसरे व्हाट्सएप पे भेज दिए दूसरे व्यक्ति को। तो यही क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, संप्रेषण हो जाती है। अब आगे देखिए, प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को बताना पड़ता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। एक जो प्रबंधक है, मान लीजिए आपको 10 लाख रुपया जो दिया जा रहा है, आपको वहां पे जो आपके अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं, आपके अधीन जो व्यक्ति हैं, उसको आप बताएंगे कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, हालांकि पर्यवेक्षक एक अलग व्यक्ति होते हैं, प्रबंधक एक अलग व्यक्ति होते हैं। प्रबंधक का काम होता है कि वो अपना मतलब सबको काम बांटे और पर्यवेक्षक का काम होता है उस पर निगरानी रखे। और यहाँ पे जो है मतलब प्रबंधक जो है वो जो है बताएगा हर एक व्यक्ति को, जैसे वो चेयर बना रहा है, वो मेज बना रहा है, सबको बताएगा कि तुमको चेयर बनाना है और कुछ यूनिक डिजाइन बनाओ ना, जिससे क्या हो कि मार्केट में अगर लेके जाए ना, तहलका मच जाए, आग लगा दे। यहाँ पे क्या हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो सेल हो। तो इसको अच्छा क्रिएटिविटी लाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रबंधक ये आके बोलेगा किसको, अधीनस्थों को। ए नाम का व्यक्ति जो है, बी नाम का व्यक्ति जो है, ये सब जो डिजाइन बनाता है, जो चेयर बनाता है, मेज बनाता है, उसको बताएंगे कैसे काम करो। तो यहाँ पे यही हो जाता है संप्रेषण। उसके बाद आगे आती है नेतृत्व, लीडरशिप। देखो, लीडर, नेतृत्व, यहाँ पे देखिए लीडर, नेता लोग को जानते हो ना, वही हो जाता है। वो क्या होता है, मतलब एक जो है एक जगह का वो क्या हो जाता है, नेता हो जाता है, लीडर हो जाता है। कोई आप काम देखे होंगे, जैसे आप मॉनिटर होते हैं क्लास में, तो क्लास में मॉनिटर क्या होता है, वो पूरे जिम्मेदारी लेता है कि क्लास में शांति बनाए रखेगा, डस्टर टाइम पे लाएगा। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर बोला जाता है कि वो सबसे ऊपर है, बस उसके पास पावर रहता है कि टीचर जल्दी उस टीचर को कंप्लेन कर सकता है वो। लेकिन सही बात है, तो वो थोड़ा सा उसका काम वही रहता है कि डस्टर लाओ, बोर्ड मिटाओ, या फिर जाके चौक लाओ या मार्कर लाओ, यही सब उसका काम रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो लीडर होता है
वो ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए कि जैसे मान लो एक व्यवसाय जो है जिसका एक समूह में लोग काम कर रहे हैं और एक उद्देश्य है, जैसे सेठ जी का उद्देश्य है कि पूरे भारत में हर एक जगह मेरा फैक्ट्री होना चाहिए, मेरा व्यवसाय ये होना चाहिए, लकड़ी वाला व्यवसाय होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक क्या होगा, एक लीडर ऐसा हो रहे कि वो जो है जहां जब भी जाए उस व्यवसाय में, कारखाना में जाए, तो जो श्रमिक लोग काम नहीं कर रहे होते वो जल्दी जल्दी फटाफट सारे साहब लोग आ गए, काम करना स्टार्ट करो, सब काम करने लगे। तो ऐसा कुछ लीडर होना चाहिए, तो नेतृत्व कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी जाके मजा आता है। नेतृत्व में प्रभावशाली लोग होना चाहिए और वो व्यवहार, जितने भी अधीनस्थ व्यक्ति हैं उसके व्यवहार को निर्देशित और प्रभावित करता है। ये कौन? लीडरशिप, नेतृत्व जो है, नेतृत्व। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि पर्यवेक्षण क्या होती है, संप्रेषण क्या होती है, नेतृत्व क्या होती है। नेतृत्व यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थों को व्यवहार एवं को निर्देशित एवं प्रभावित करती है। मतलब जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा था, एक व्यक्ति था ए नाम का, वो काम नहीं कर रहा था, तो एक नेता ऐसा आया कि वो उसको बहुत ही अच्छा समझाया कि बाबू तुम काम करोगे तब आगे आपको पैसा मिलेगा ज्यादा, तुम तरक्की करोगे, तुम्हारे पास नॉलेज भी आएगा। वो प्रभावित हो गया, अरे वाह क्या बात बोल रहे हैं सर, हमसे आके बात की है, स्पेशली इतने हजारों श्रमिक में हमसे आके बात की है। तो एक नेता में यही गुण होता है कि अब वो काम समझा कि भाई इतना मान सम्मान दिए, काम तो करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे क्या हुआ, एक सही लीडर बने वो, और वो उसके अधीनस्थ जो व्यक्ति था वो भी कहे सर इतना हमसे बात किए, अब तो काम करना पड़ेगा। वो प्रभावित हो गया और काम करने लगा सही तरीके से। तो यही हो जाती है यहाँ पे ये तीन जो क्रियाएं हैं वो हम लोग बात कर लिया। अगला चौथा जो है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। बताने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके मोटिवेशन वीडियो देखते हो, कोई जरूरत क्या है। आप अपने अंदर आग लगाओ ना, आप अपने अंदर आग जलाओ कि आपको पढ़ना है। देखो क्या होता है, आप अगर अभी सो रहे हो या फिर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और एग्जाम में जब वो बैठेगा और आप बैठोगे उस समय वो आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि आप सो रहे थे, वो पढ़ रहा था। तो एक चीज आप ये चीज अपने माइंड में लेके चलो कि आपको टॉप करना है। आप अभी क्लास 12th में हो और क्लास 12th का रिजल्ट इतना मायने रखता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ था, जब हम डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे, तो उस समय जितना खुशी था मेरे घर में या फिर मेरे अंदर ही जो खुशी था वो अलग ही लेवल का था। तो ऐसे ही आप भी जब टॉप करोगे तो मेरे अंदर भी खुशी होगी कि जितना हम मेहनत किए हैं आपके लिए, आप वो रंग लाए। आखिर आप ही लोग के लिए हम पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, कि आप कुछ अच्छा करोगे, आप मार्क्स लाओगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। एक टीचर को क्या चाहिए, पैसा कभी नहीं चाहिए होता है। एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट का बस प्यार चाहिए, स्टूडेंट रिस्पेक्ट करे और स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ाई करे और मार्क्स लाए। टीचर को बस यही चाहिए होता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अभिप्रेरण क्या होती है। अभिप्रेरण से अभिप्राय अपने अधीनस्थों को प्रेरित करने से है। मतलब जितने भी लोग आपके अंदर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों को अभिप्रेरण देना, उसको मोटिवेशन देना कि वो सही तरीके से काम करे। कोई व्यक्ति जो है उसको आप बताओगे जाके कि देखो भाई तुम अगर सही तरीके से काम करोगे ना तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। एक जो है आप वित्तीय उसको अभिप्रेरण देती है कि तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। तो वित्तीय अभिप्रेरण जो है अभिप्रेरण का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, तो यहाँ पे ये दो व्यक्ति जो है, यहाँ पे A+B फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लो। यहाँ पे ए व्यक्ति जो है ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, और बी व्यक्ति बहुत कम काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए को ज्यादा सैलरी मिलने लगा। सेठ जी बोले कि भाई ए बहुत अच्छा काम करता है, इसको जो हम लोग दे रहे थे 10,000 पर मंथ, अब इसको देने लगो 20,000 पर मंथ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पे बी भी देखेगा, भाई साहब इतना सीधा डबल फीस हो गया, मतलब जो इसको सैलरी मिलता था 10,000 वो 20,000 अब कमाएगा। या तो बी कहेगा भाई साहब हमें इस कंपनी में काम नहीं करना है, या फिर बोलेगा कि नहीं, आग अपने अंदर लाएगा कि अब ए की तरह हम भी काम करके दिखाएंगे और हम भी 20,000 क्या 30,000 हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो अभिप्रेरित हो गया, वो उसको मोटिवेशन मिला और वो सही तरीके से काम करने लगा। तो बेसिकली यहाँ पे निर्देश देने का मतलब क्या होता है, काम करे, और निर्देशन के अंतर्गत ही ये 4 क्रियाएं आती है। पहला पर्यवेक्षण, संप्रेषण, नेतृत्व, अभिप्रेरण। सब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिए हैं। अब आगे जो समन्वय वाला टॉपिक आता है उसको भी हम आपको काफी अच्छे से बताएंगे, पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे का टॉपिक हम लोग अच्छे से देख ही लेंगे
और यहाँ पे आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस यहाँ पे मिलती रहे। आपको हमेशा हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।